ठीक है सर, फिर स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। हाँ जी, तो हम आज पहला हमारा एक्चुअली पहला लेक्चर है जो कि हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट है क्या। तो आज क्लियर है ना सबको? क्लियर है, आवाज क्लियर है। क्लियर है, ठीक है ठीक। तो एक्चुअली में स्टॉक मार्केट है क्यों और हमें एक्चुअली में इन्वेस्ट करना क्यों है इसमें पैसा। लोग कहते हैं कि सट्टा बाजार है, इसमें पैसे लगे जाते हैं, चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता। तो एक्चुअली में हमें इन्वेस्ट करना क्यों है। तो सबसे पहली बात, जो स्टॉक मार्केट में है, आपको स्टॉक मार्केट एक फिक्स रिटर्न परसेंटेज प्रोवाइड करता है जो कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता किया गया है। बैंक एक्चुअली आपको कितना रिटर्न प्रोवाइड करता है? 4 से 5% मैक्सिमम पर एनम होगी। वहीं आप एफडी पे शिफ्ट हो जाओ तो 10 से 12%। लेकिन एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जो स्टॉक मार्केट है वो आपको 15 से 20% का रिटर्न पर एनम प्रोवाइड करता है। वो तब जब आप उसमें इन्वेस्ट करने जाते हो। इन्वेस्ट मतलब आपने शेयर्स आज परचेज किया और उसको छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम बाद आप जा करके उसको बेचोगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो वो आपको ऑलमोस्ट 15 to 20% का रिटर्न गारंटी देता है कि हाँ, अगर आप सही से अपने एनालिसिस लगा करके आप करोगे तो इन्वेस्टिंग में आपको 15 to 20% का रिटर्न प्रोवाइड किया जा सकता है स्टॉक मार्केट से। अब स्टॉक मार्केट में कुछ बेसिक टर्म्स होती है, जैसे कि आपने सुना होगा अगर पहले से आप ट्रेड करते हो, निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो एक्चुअली में निफ्टी क्या है और ये सेंसेक्स क्या है? तो ये दोनों एक तरह से पैरामीटर है जो कि एक इंडेक्स को वैल्यू करके दिखाते हैं। निफ्टी का एक अलग सा इंडेक्स है अपना, वैसे ही सेंसेक्स का एक अपना अलग इंडेक्स है। इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ टाइम बाद। लेकिन एक्चुअली में लोग क्या कहते हैं, निफ्टी अभी बहुत हाई पे है। आपने जनरली सुना होगा कि निफ्टी अभी बहुत हाई पे है, हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वहाँ से निफ्टी क्रैश हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्वेस्ट करने का कोई भी सही टाइम नहीं है कि हाँ कल इन्वेस्ट करेंगे या परसों इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आज ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि निफ्टी अगर आप देखो तो 2 महीने पहले बहुत लो पे था, अराउंड 12 से 13 हज़ार। और अभी निफ्टी देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अराउंड 15 से 16 हज़ार के बीच में ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ सही टाइम आएगा तभी इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए आपको आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा बेटर बेटर रिटर्न कमा सको इन फ्यूचर। तो आपको पैसा लगाना कैसे है और किस में लगाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो तरह की एनालिसिस होती है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो तरह की एनालिसिस होती है। वॉइस नहीं आ रही है आपको? आ रही है, वॉइस आ रही है क्लियर। कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही अभी भी आपको? हाँ, एक बार वॉल्यूम चेक कर लीजिए अपना। वॉइस नहीं आ रही आपको? बाकी सबको तो आ रही है सर। जी जी।
हाँ तो सबको आ रही है एक्चुअली। हाँ जी, एक बार आप एग्जिट होकर दोबारा से एंट्री। हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक्चुअली में जो हम मार्केट में जब हम देखने जाते हैं कि हमें एक्चुअली किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पे हमें दो तरह की एनालिसिस देखनी पड़ती है। एक होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं एक टेक्निकल एनालिसिस, एंड दूसरा जो होता है वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो हमें यहाँ पे दो तरह की एनालिसिस सीखनी है। दो तरह की यहाँ पे स्टडीज करने को मिलती है। एक होगा टेक्निकल और दूसरा आप देखोगे फाइनेंस, जो होता है फंडामेंटल। दो तरह की एनालिसिस होती है यहाँ पे, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये दोनों है क्या एक्चुअली में? तो टेक्निकल एनालिसिस सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो 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 हेलो। रविंद्र, हमें तो आ रही है यार। हेलो आवाज आ रही है, मेरे एंड से भी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू रखो कोई। इनको बोल देता हूँ रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा। एक्चुअली में हमें यहाँ पे दो तरह की एनालिसिस करनी होती है। एक होता है टेक्निकल एंड दूसरा होता है फंडामेंटल। और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? तो फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली आ जाता है कि कंपनी की आपकी बैलेंस शीट चेक करनी है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है आपको, बैलेंस शीट, पीएनएल, कंपनी के जो रेशियोज होते हैं। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उन्होंने समझ आ रहा हो कि रेशियोज क्या होते हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उनकी परफॉर्मेंस रेशियो। ये सारी रेशियोज आपको कंपनी के परफॉर्मेंस देखने में हेल्प करती है, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और ये बहुत वास्ट में जाकर के होता है, जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए काम आता है। अगर आप 5 साल 10 साल के लिए लेना चाहते हो, या लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए हो, अभी 20 साल 25 साल, तो आपको उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है पिछले पास्ट ईयर में, और आगे ग्रोथ करने के क्या चांसेस है। तो उसके लिए आपको करना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस। एक होता है दूसरा, जहाँ पे आपने कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो से कुछ लेना देना नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ आप कंपनी के चार्ट्स देखते हो। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, आपको कंपनी के ना तो बैलेंस शीट देखनी है, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, ना रेशियोज देखना है, ना कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देखना है, कुछ नहीं देखना। आपको क्या देखना है? सिंपली कंपनी के पास्ट कुछ, आपको कुछ ऐसे चार्ट्स को उठा करके आपको उसे एनालाइज करके देखना है कंपनी का, और कुछ नहीं देखना आपको उस टाइम पे। सिर्फ आप इस चार्ट्स को देख करके, कंपनी के कुछ पीछे के चार्ट्स देख करके, और आप एनालाइज करने की कोशिश करते हो कि एक्चुअली में कंपनी
फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, और या फिर आने वाले 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ते, जिस टाइम फ्रेम में भी आप करना चाहते हो उसमें कैसा परफॉर्म करेगी। तो हम यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए नहीं आए हुए, क्योंकि ये बहुत वास्ट है, और इसको सीखने के लिए लाइक जो सीएस वगैरह करते हैं या फिर जो प्रॉपरली कॉमर्स बैकग्राउंड में आगे जाते हैं उनके लिए होता है जो सीखना चाहते हैं। तो ये काफ़ी वास्ट है, जो कि कवर करना मतलब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, और इस टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है एक्चुअली में, तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स होती है। टेक्निकल पैरामीटर्स होती है और कुछ पास्ट ट्रेंड्स होते हैं। इसमें हम इन दोनों को एनालाइज करके हम कोशिश करते हैं कि पता करें फ्यूचर में स्टॉक में प्राइस की मूवमेंट क्या होगी, या फिर इस कंपनी में प्राइस की मूवमेंट क्या होगी। एक तो टेक्निकल पैरामीटर्स के बेस पे, और दूसरा पास्ट ट्रेंड के बेस पे। अब हम आगे देखेंगे कि ये टेक्निकल पैरामीटर्स एक्चुअली में है क्या, और ये पास्ट ट्रेंड क्या है एक्चुअली में। अगर कुछ नोट वगैरह आप करना चाहें तो धीरे धीरे कर सकते हैं, बाकी आप मैं आपको एट द एंड PDF प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें नोट डाउन होंगी, जहाँ पे आपको प्रॉपरली सब कुछ मिल जाएगा लिखा हुआ। एक्चुअली में अब हम देखेंगे कि इन टेक्निकल पैरामीटर्स के बेसिस पे होती क्या चीज़ें हैं, मतलब टेक्निकल पैरामीटर्स में है क्या क्या चीज़ें जो हम सीखने वाले हैं। एक्चुअली में हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स में। तो सबसे पहला जो हमारा आज का सेशन है वो है बेसिक्स, कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में जो बेसिक चीज़ें होंगी वो बेसिक देखेंगे पहले तो। उसके बाद होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है मार्केट में, सपोर्ट क्या है एंड रेजिस्टेंस क्या है उस टाइम फ्रेम में। धीरे क्लासेस में पढ़ेंगे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारी क्लास जो मार्केट का बहुत ही मेजर पार्ट होता है, क्योंकि होता तो बेसिक सी चीज़ है बट एक्चुअली में ये बहुत वास्ट लेवल पे काम करता है, और इस बेसिक सी चीज़ से ही बहुत अच्छा खासा पैसा आप काम कर सकते हो अगर आपको ये सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में है क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा होता है कि पास्ट का कुछ ट्रेंड देखना, कि पास्ट में ट्रेंड कैसा चल रहा है, उसके पास्ट के ट्रेंड को एनालाइज करना। उस टाइम पे मार्केट में पास्ट का ट्रेंड क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। देन हम कुछ सीखेंगे कैंडल स्टिक के पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कैंडल स्टिक में पैटर्न्स कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, और कुछ एट द एंड हम देखेंगे कि कुछ टेस्टेड इंडिकेटर्स मार्केट में, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स अवेलेबल है जो कि आपको वो चीज़ होने से पहले आपको इंडिकेशन देते हैं कि हाँ मार्केट में अब प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। तो हम कुछ उस इंडिकेटर्स के भी बारे में बात करेंगे, बट ये इंडिकेटर्स इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, इसलिए हम इन इंडिकेटर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, इनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। हम बेसिकली काम करते हैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे, कि एक्चुअली में प्राइस मूव कैसे करता है, तो हम उस पर ध्यान देंगे, ज़्यादा इन पे ध्यान नहीं देंगे। अब मार्केट में जैसे कि आपने कुछ टर्म्स सुने होंगे, बुल एंड बियर, कि मार्केट आज बुलिश था आज बियरिश था। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बुल एंड बियर का क्या मतलब है। तो बेसिकली बुल का मतलब होता है जहाँ पे बायर्स ज़्यादा अग्रेसिव है। बुल्स क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, बुल्स प्राइस को ऊपर लेके जाने में हेल्प करते हैं, जबकि बियर्स क्या करते हैं। दो जनरल टर्म आपको आगे जाकर के मार्केट में यूज करने को और सुनने को मिलेंगे, बुल्स एंड बियर्स। बुल्स करते हैं प्राइस को ऊपर एंड बियर्स करते हैं प्राइस को डाउन, और पूरे दिन मार्केट में इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट चलती रहती है।
बुल्स कहते हैं हम ऊपर लेके जाएंगे, बियर्स कहते हैं हम नीचे लेके जाएंगे, और दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। और हमें इन्हीं के बीच में अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है कि किस बेस पे और किस जगह पे हम एंटर हो ताकि हमें प्रॉफिट हो, हमें नुकसान ना हो जाए। तो बुल्स क्या करते हैं, प्राइस को अप लेके जाने में एंटिसिपेट करते हैं, एंड बियर्स क्या करते हैं, प्राइस को डाउन लेके जाने में अपनी पार्टिसिपेशन देते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि आगे आगे जाकर के यूज होने वाली बुल्स एंड बियर्स। अब एक्चुअली में अगर आप ट्रेड करने जाते हो तो एक्चुअली में प्राइस की मूवमेंट होती कैसे है। तो मार्केट में अगर आप जब देखने जाओगे, अगर आपका डीमैट अकाउंट है या कहीं पे अगर आप देखोगे चार्ट्स को, तो वहाँ पे आपको 3 टर्म्स यूज कर देखने को मिलेंगी। अभी हम बेसिक टर्म्स की बात करें जो कि मार्केट में यूजुअली यूज किए जाते हैं, जो कि आप अपने आवाज चली गई, आवाज चली गई थी कुछ। हेलो हेलो हेलो, हम्म, आवाज आ रही है। अब ठीक। आ रही है। हम अभी बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में जो बेसिक टर्म्स है वो कौन कौन से टर्म्स है जो कि आपको अपने ब्रोकर के अकाउंट के डैशबोर्ड पे देखने को मिलेंगे। अगर आप इन वर्ड्स से अगर वो नहीं हो, इनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो, तो आप मतलब सब ट्रेड करने में आपको डिफिकल्टी आएगी। इसलिए हम पहले इन बेसिक टर्म्स को यूज करना सीख रहे हैं कि एक्चुअली में ये है क्या, इनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जनरली आप अगर ट्रेड करने जाओगे। बिड, एक होता है आस्क, एंड एक आपको सुनने को मिलेगा स्प्रेड। अब बिड क्या है कि एक्चुअली में आप किसी भी स्टॉक के प्राइस का बिड लगा रहे हो। बिड मतलब आप बोली लगा रहे हो उसकी कि मैं 5 रुपए में एक शेयर खरीदना चाहता हूँ। वहीं आस्क का मतलब क्या है, एक दूसरा सेलर है जो कि उसी स्टॉक के लिए पूछना चाह रहा है आपसे कि आप इतने रुपए पे खरीदोगे क्या। सपोज आप बोल रहे हो कि मैं 5 रुपए पे एक स्टॉक खरीदूंगा, टाटा मोटर्स उठा लेते हैं, तो आप टाटा मोटर्स को कह रहे हो कि मैं 5 रुपए में एक शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो वो आप बिड लगा रहे हो। वहीं दूसरी जगह आपसे पूछा जा रहा है कि क्या 7 रुपए में मैं बेचना चाहता हूँ, आप खरीदोगे क्या। तो एक आप हो जो कि 5 रुपए में खरीदना चाहते हो, एक दूसरा कोई सेलर है जो कि मार्केट में कह रहा है मैं 7 रुपए में बेचना चाहता हूँ। आप बिड लगा रहे हो, दूसरा बंदा आपसे पूछ रहा है, आस्क कर रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो कि 2 रुपए यहाँ पे निकल के आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, इसको हम स्प्रेड की तरह यूज, एक स्प्रेड माना जाता है। बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहते हैं। आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में जाओगे, जो जिसके पास भी आपका अकाउंट है, डीमैट अकाउंट, तो वहाँ पे बिड एंड आस्क प्राइस चलता रहता है कंटिन्यूसली, बहुत फास्ट मूव करता रहता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो उसे हम स्प्रेड कहते हैं। और इस स्प्रेड के बेसिस पे फिर डिसीजंस लिए जाते हैं कि आपको फ्यूचर में आने वाले कुछ समय में कैसे आपको ट्रेड करना है, कितने प्राइस पे आपको ट्रेड करना है। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए। तो बिड बेसिकली जो जिस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हो, आस्क मतलब जिस प्राइस पे आप या कोई और बेचना चाहता है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, स्प्रेड। अब आपने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा कि इंडिया में 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास। इंडिया में हमारे पास इंडिया के 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। वैसे इसके अलावा और भी हैं, बट मेजर जो वर्ल्ड वाइड फेमस है वो 2 स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास। एक है NSE एंड सेकंड है BSE। अब इनका फुल फॉर्म क्या है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे कुछ स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, राजस्थान स्टॉक एक्सचेंज। हर ऑलमोस्ट स्टेट के अपने एक अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस है।
लेकिन जो दो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो है एनएससी एंड बीएससी। बीएससी स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि ऑलमोस्ट 1970 के अराउंड से रन करती आ रही है बीएससी। और इसमें ऑलमोस्ट 6000 प्लस कंपनीज अभी तक लिस्टेड है। बीएससी में अराउंड 6000 कंपनीज अभी तक लिस्ट हो चुकी है जो पब्लिक कंपनीज है। वहीं एनएससी 90s में आई हुई स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि फुल्ली मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी क्या है, एक पुराने सिस्टम को फॉलो करता है आज भी। बीएससी आज भी पूरी तरह से फुल्ली डिजिटलाइज काम नहीं करती है। बीएससी में आज भी पेपर ट्रेडिंग होती है, लेकिन वहीं अगर आप एनएससी में जाओगे तो एनएससी में कोई पेपर ट्रेडिंग नहीं होती है। जैसे कि आप एनएससी में फिजिकली जाओ उनके सेंटर पे और वहाँ पे आज जाकर के शेयर्स बाई करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है एनएससी में। लेकिन अगर आप बीएससी में जाते हो तो बीएससी में वो चीज़ पॉसिबल है। आप बीएससी में जाओ, आप वहाँ पे फिजिकली शेयर्स बाई और सेल कर सकते हो। जैसा अगर आपने हर्षद मेहता का स्कैम देखा होगा तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, जॉकी होते हैं, जो कि रिंग होता है और रिंग में वो खड़े रहते हैं और वो वहाँ पे बोलियाँ लगती है, उनके कुछ साइन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि बाई और सेल का क्या सीन है। तो वो बीएससी में आज भी काम करता है, बट ज़्यादा उस लेवल पे काम नहीं करता। लेकिन एनएससी फुल्ली मॉडर्न है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी ट्रेड करने जाएंगे आगे से स्टॉक मार्केट में, तो हमें एनएससी में ट्रेड करना है, बीएससी में ट्रेड नहीं करना है। उसका सबसे बड़ा लॉजिक कि बीएससी फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है। मतलब अगर आप बीएससी में अभी ऑर्डर प्लेस करने जाओगे तो मे बी 2 सेकंड 3 सेकंड का डिले हो सकता है। 2 से 3 सेकंड भी अगर डिले हो जाता है तो वहाँ पे प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो वो हमारे लिए सेफ नहीं होता है। तो हम बीएससी में ट्रेड करना अवॉइड करेंगे और हम एनएससी में ट्रेड करेंगे। जितने भी एनएससी में कंपनियां लिस्टेड है उसमें ट्रेड करेंगे। अब बीएससी में क्या है, 6000 के प्लस कंपनीज लिस्टेड है। वैसे ही एनएससी में कुछ कंपनीज लिस्टेड है। तो इनमें क्या है, बीएससी का स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड कैसे होता है कि बीएससी का ये प्राइस चल रहा है, एनएससी का ये प्राइस चल रहा है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका ऑलमोस्ट एक इंडेक्स है जो कि 15,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं बीएससी आप देखोगे तो 50,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये एक्चुअली में है क्या, तो बीएससी में एक्चुअली ग्रुप ऑफ 30 कंपनीज है। बीएससी में 30 कंपनियों का एक ग्रुप बनाया गया। 30 सबसे बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं उनकी मार्केट की कैपिटल वैल्यू के अकॉर्डिंग, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे। वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं, वो हमारा पार्ट भी नहीं है। क्या होता है, बीएससी में 30 सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज को मिला करके और उनको एक ग्रुप में बना दिया गया है और उन ग्रुप को हैंडल करता है बीएससी। वही एनएससी क्या है, एनएससी में टॉप 50 कंपनीज है और इन टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप बना दिया गया और इन टॉप 50 कंपनीज के बेसिस पे जितने भी इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उनका जो एवरेज प्राइस है उसके अकॉर्डिंग एनएससी की एक वैल्यू डिसाइड होती है। तो ऐसे कुछ जाकर के एनएससी और बीएससी की वैल्यू डिसाइड होती है कि एनएससी और बीएससी काम कैसे करता है। अब इनकी वैल्यू शो करता है वो पैरामीटर होता है, और बीएससी के पैरामीटर का नाम होता है सेंसेक्स। बीएससी का जो प्राइस डिसाइड करता है वो एक इंडेक्स होता है जिस इंडेक्स का नाम होता है सेंसेक्स। वहीं एनएससी का एक इंडेक्स होता है जिसका नाम है निफ्टी। इसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है। निफ्टी 50 क्यों, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ 50 कंपनीज है, तो इसलिए निफ्टी 50 भी इसे कहते हैं। और बीएससी का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। तो मतलब आपको अगर देखना है कि पिछले 10 साल में 15 साल में बीएससी ने कितना ग्रो किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ग्रो कितना किया है, तो उसके लिए आपको सेंसेक्स का चार्ट देखने जाना पड़ेगा कि एक्चुअली में सेंसेक्स अभी ट्रेड कितना भी कर रहा है और उसका पास्ट ट्रेंड क्या था,
वैसे ही अगर आपको निफ्टी का ट्रेंड देखना है कि पिछले 10 साल में निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो उसके लिए आपको निफ्टी 50 का जो चार्ट होगा वो आपको जाकर के देखना पड़ेगा कि निफ्टी 50 ने परफॉर्म कैसा किया है पास्ट में। तो ये है कुछ बेसिक ट्रेंड्स जो मार्केट में हम ट्रेड करने वाले हैं। एक्चुअली में मार्केट है क्या, तो वो मार्केट दो है हमारे पास, पहला बीएससी एंड दूसरा एनएससी। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हम ट्रेड दोनों में कर सकते हैं, हमें मना किसी में नहीं है। अगर आप ब्रोकर पे किसी ब्रोकर पे अपना अकाउंट खोलते हो तो दोनों आपको अलाउड करता है ट्रेड करना, बीएससी भी और एनएससी भी। मर्जी आपकी है कि आप किस पे ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन बीएससी फुली डिजिटलाइज नहीं है, तो हम बीएससी को अवॉइड करेंगे, बीएससी में ट्रेड करने नहीं जाएंगे और हम ट्रेड कहाँ करेंगे, एनएससी में सिर्फ ट्रेड करेंगे। तो ये वो मार्केट है जहाँ पे हम अभी जा करके ट्रेड करने वाले पीछे आने वाले कुछ टाइम में। और यहाँ पे जो हम अब जो भी सीखेंगे, जो भी चीज़ें हम सीखेंगे, ये सिर्फ इंट्राडे पर्पस के लिए सीखेंगे या फिर 2 से 4 दिन की स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं सीखने जा रहे हैं यहाँ पे। लॉन्ग टर्म के लिए फिर आपको कंपनी की पीएनएल, बैलेंस शीट, उनकी फाइनेंशियल्स देखनी पड़ेंगी, तो वो हमारा पार्ट नहीं है उनकी फाइनेंशियल्स देखना। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी हम आपको गाइडलाइंस देंगे कि एक्चुअली में आप उसको कैसे कर सकते हो। चार्ट पे बस आपको टाइम फ्रेम बड़ा करना पड़ेगा, तो आप लॉन्ग टर्म में भी उसको अप्लाई कर सकते हो। बट मेजर जो हमारा फोकस रहेगा वो होगा 2 से 3 दिन का मेजर हमारा होता है। बाकी हम इंट्राडे पर्पस के लिए करते हैं। इंट्राडे मतलब आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, या आज ही शेयर को बेचा आज ही खरीद लिया। तो हमारा बेसिक पर्पस ये होता है। अब एक्चुअली में मार्केट में ये बाइंग सेलिंग चलती कैसे है, ये एक्चुअली में ऑपरेट होता कैसे है। तो सबसे पहले आपका एक अकाउंट होना चाहिए आपके ब्रोकर के पास। आपका एक ब्रोकर क्या कौन है, तो इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर है, जीरोधा, अपस्टॉक्स, शेर खान, बहुत सारे ब्रोकर है। तो एक तो सबसे पहले आपको ब्रोकर चूज करना पड़ेगा कि आपका ब्रोकर है कौन, उसके पास आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। देन उसके बाद सपोज यहाँ पे कोई मिस्टर एक्स है जो कि एक ब्रोकर के पास गए, इन्होंने अपना एक डीमैट अकाउंट खोला। कोई मिस्टर एक्स है जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। तो दूसरा एक आपके पास है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, एंड दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मेजर 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे कौन से रिकॉग्नाइज्ड है, एनएससी एंड बीएससी। अब मिस्टर एक्स डायरेक्ट गए एनएससी एंड बीएससी के पास, कहते हैं मुझे एक शेयर बाई करना है, तो एनएससी एंड बीएससी मना कर देता है। एनएससी एंड बीएससी डायरेक्ट किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को कोई भी शेयर बाई या सेल करने से मना करता है। एनएससी एंड बीएससी कहता है कि हम डायरेक्ट बाई या सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट आप एनएससी या बीएससी से नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए एक दूसरा तरीका निकाला गया कि कुछ ब्रोकर्स होंगे बीच में, और ये ब्रोकर्स क्या करेंगे, एनएससी एंड बीएससी से कांटेक्ट करेंगे आपके बिहाफ पे। सपोज अब आप कहाँ जाओगे, अपने ब्रोकर के पास गए, आप अपने ब्रोकर को कहते हो मुझे एक शेयर चाहिए टाटा मोटर्स का। आपने अपने ब्रोकर को बोला आपको एक शेयर चाहिए टाटा मोटर्स का। अब आपका ब्रोकर जाएगा एनएससी में या बीएससी में कि मुझे एक शेयर चाहिए टाटा मोटर्स का, ठीक है। आपका ब्रोकर जाएगा आपके बिहाफ पे, आपका पैसा लेकर के एनएससी को पैसा देगा, अपना कुछ कमीशन हटा करके कि हाँ एक शेयर हमें दे दो, और वो एक शेयर ब्रोकर आपके नाम पे खरीदेगा। ब्रोकर अपने नाम पे शेयर नहीं खरीदेगा। ब्रोकर क्या करेगा, एनएससी एंड बीएससी के पास जाएगा और बोलेगा मिस्टर एक्स को एक शेयर टाटा मोटर्स का चाहिए, मिस्टर एक्स के भी एक शेयर मुझे दो। तो ब्रोकर आपके नाम पे एक शेयर देगा, यानी ब्रोकर वापस से आपको एक शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डाल देगा। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है स्टॉक मार्केट का कि आपने अपने ब्रोकर को पैसा दिया और ब्रोकर आपके बिहाफ पे जा करके आपके लिए शेयर्स खरीद रहा है, कहाँ से, स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज एक तरह से आप कह सकते हो मंडी है, बहुत बड़ी मंडी, जहाँ पे छोटे मोटे जैसे हम जो घर में सब्जियां यूज करते हैं, वो सब्जियां खरीदने आप डायरेक्ट मंडी में नहीं जा सकते। ऐसा रूल बनाया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से एक रूल पास हुआ है। सेबी ने एक रूल पास किया कि डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता है एनएससी एंड बीएससी में। तो उसके लिए ब्रोकर्स को बुलाया गया बीच में कि आप ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करो या इन्वेस्ट करो।
तो हम डायरेक्ट पहली बार डायरेक्ट एनएससी एंड बीएससी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम यहाँ से शेयर्स बाई नहीं कर सकते, हमें एक ब्रोकर के थ्रू कांटेक्ट करना पड़ेगा और ये ब्रोकर हमारे जो शेयर्स बाई या सेल करेगा। आप जैसा ब्रोकर को बोलोगे, जितने प्राइस पे बोलोगे उतने प्राइस को आपके लिए बाई कर देगा एंड सेल कर देगा। तो आपकी बाइंग और सेलिंग की कुछ इस तरह से एग्जीक्यूशन होती है। आप डायरेक्ट एनएससी एंड बीएससी से डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से आप लिंक नहीं करते हो या फिर डायरेक्ट उनसे बाई सेल नहीं करते हो आप। अब उस आगे अगर आप जब इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे आप नॉर्मली अगर आप कहीं कुछ कोर्स वगैरह करने जाते हो तो आपको कुछ बुक्स पढ़नी पड़ती है, कुछ लर्निंग के ऐप्स रखने पड़ते हैं आपको अपने फ़ोन में। तो वैसे ही आपको अगर यहाँ पे स्टॉक मार्केट में रेगुलर अपडेटेड रहना है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है और प्रॉफिट कमाना है, तो आपको एक्चुअली में कुछ हैबिट चेंज करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी अपने अंदर। जैसे कि आपको अब क्या न्यूज़पेपर आप अगर नहीं आता है तो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो ऐप मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल एक ऐप है जहाँ पे आपको पूरी न्यूज़ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेटेड आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो आप अपने फ़ोन में एक मनी कंट्रोल ऐप इंस्टॉल करेंगे। दूसरा, प्ले स्टोर पे आपको एक ऐप मिल जाएगा investing.com। प्ले स्टोर पे आपको एक ऐप मिलेगा investing.com के नाम से। यहाँ पे भी आपको शेयर्स के प्राइसेस देखने को मिलेंगे। मनी कंट्रोल पे भी शेयर प्राइसेस देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है शेयर प्राइसेस देखना। मनी कंट्रोल पे थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे मनी कंट्रोल पे आपको बेसिकली न्यूज़ वगैरह देखने के लिए रखना है। दूसरा investing.com, यहाँ पे शेयर प्राइसेस और उनकी एनालिसिस देखने के लिए एक बेहतरीन ऐप है जहाँ पे आपको ग्लोबल मार्केट भी दिखाई देगा इजीली। तो आप ये 2 ऐप इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन में और इनसे अपडेटेड रहेंगे हमेशा, मनी कंट्रोल एंड investing.com। बाकी आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रहने के लिए कुछ बिजनेस न्यूज़ पढ़ सकते हैं, जैसे जी बिजनेस हो गया, CNBC हो गया। इन पे न्यूज़ आते हैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप उन न्यूज़ को सुन सकते हैं। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, अपनी नॉलेज को अपडेट रखने के लिए। अब आगे जो हम बेसिक, ऑलमोस्ट हमारा बेसिक टर्म्स कंप्लीट हो गया कि बेसिक टर्म्स क्या था हमारा, वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब है क्या एक्चुअली में स्टॉक क्या है। हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं, स्टॉक, शेयर, सिक्योरिटी। तो ये है क्या, ये एक्चुअली में कोई भी एक वैसा नहीं है कि आपको फिजिकली कोई सिक्योर वो दी जा रही है। ये एक तरह से डीमैटेरियल फॉर्म है। जैसे कि आपका डीमेट, आपका जो अकाउंट खुलता है उसका नाम ही डीमेट होता है। इसका मतलब क्या होता है, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, मतलब कोई भी फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं है यहाँ पे, कोई भी फिजिकली आपको चीज़ नहीं दी जा रही है। आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली आप पैसा दोगे और उसके बदले में आपको कुछ पेपर दे दी जाएगी। और वो पेपर भी क्या होगा, एक्चुअली में फिजिकल कोई पेपर आपको डिलीवर नहीं किया जाएगा। वो क्या होगा, एक लिखा होगा कि हाँ आप इस कंपनी के XYZ कंपनी के डैश शेयर्स के क्या हो, ऑनर हो। तो एक्चुअली में आप किसी स्टॉक में, शेयर में या फिर सिक्योरिटी में, ये तीनों वर्ड, जितने भी वर्ड है, ये सारे इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। स्टॉक, शेयर और सिक्योरिटी, ये सारे इंटरचेंजेबली यूज होते हैं एक दूसरे के लिए। या तो आप स्टॉक कह लो उसको, या शेयर कह लो, या सिक्योरिटी कह लो, सारे एक ही मतलब है इन सबके। ठीक है, तो आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो मार्केट में जा करके, स्टॉक मार्केट में, तो इसका क्या मतलब है, आप उस कंपनी का ऑनरशिप खरीद रहे हो। आपने अगर टाटा मोटर्स के 10 शेयर जा करके खरीदे हैं और सपोज टोटल शेयर टाटा मोटर्स के अब तक जो मार्केट में इशू है वो 100 है, तो मतलब आप 10% के मालिक बन गए हो टाटा मोटर्स में।
मतलब आज से टाटा मोटर्स में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो डिसीजंस लेने से पहले आपसे एक बार पूछा जाएगा। डिसीजंस लेने से पहले मेंबर्स से पूछने के लिए, ऑनर्स से पूछने के लिए क्या होता है, कंपनीज में जनरल मीटिंग होती है, एक जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। तो उस जनरल मीटिंग में आपको बुलाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि एक्चुअली में जो हम काम करने जा रहे हैं ये काम एक्चुअली में हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप बेसिकली ऑनरशिप खरीद रहे हो उस कंपनी की, और एक फ्यूचर में कंपनी जो भी चीज़ करेगी उस हर चीज़ में आपकी एक ऑनरशिप होगी। फ्यूचर में कंपनी क्या कर सकती है, मे बी अपने शेयर होल्डर्स को, अपने ऑनर्स को बोनस दे सकती है। आपने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो आप बेसिकली उसके ऑनर हो। अगर आप ऑनर हो तो अगर कंपनी बोनस अनाउंस करती है तो उस पर आपका हक है। तो कंपनी टाइम टू टाइम, कुछ कंपनियां होती है जो टाइम टू टाइम बोनस अनाउंस करती है, बोनस शेयर। मान लो आपके पास 10 शेयर है तो 2 शेयर आपको फ्री में दे दिया कि आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे फ्री में, तो उसको कहते हैं बोनस शेयर, बोनस देती है। उसके अलावा कंपनी डिविडेंड देती है। डिविडेंड आपने जो जनरल नेम है सुना होगा, डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, कंपनी किसी साल अगर प्रॉफिट अर्न करती है तो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अपने जो ऑनर्स होते हैं, जैसे आपके पास 10 शेयर था तो आपको भी इस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट मिलता है, क्योंकि ऑनर तो आप उस कंपनी के, आपने उस कंपनी में पैसा लगाया शेयर खरीद के, 10 शेयर आपने खरीदे हैं तो इस 10 शेयर के आपने पैसे पे किए होंगे कुछ ना कुछ, और ये पैसे कहाँ गए, कंपनी के पास गए हैं डायरेक्टली, और कंपनी उसका क्या कर रही है, उन पैसों का अपने डेवलपमेंट में यूज कर रही है, जो भी काम कर रही है उसमें यूज कर रही है। तो वहां से क्या है, कंपनी को प्रॉफिट जनरेट होगा, और उस प्रॉफिट में से आपको क्या करेगी कंपनी, डिविडेंड अनाउंस करेगी। प्रॉफिट का जो भी पार्ट होता है, मुझे मेरी म्यूट कर देना, किसी की आवाज आ रही थी शायद। कंपनी क्या है, प्रॉफिट का जो पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को, अपने ऑनर्स को देती है, उस पार्ट को डिविडेंड कहते हैं। कि कंपनी इतना प्रॉफिट का इतना पार्ट दे रही है आपको, वो एक्चुअली में उसका एक स्टैंडर्ड नाम है जो कि डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। अगर आप इंट्राडे करने जा रहे हो, इंट्राडे मतलब आज ही खरीदा आज ही बेच दिया या 2-3 दिन बाद बेच दिया, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड उनको मिलता है जो एक्चुअली में उस शेयर को एक रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करते हैं, जहाँ पे कंपनी अनाउंस करते हैं कि हाँ आज के दिन से डिविडेंड देने वाले हैं, तो उससे 1-2 दिन पहले एक रिकॉर्ड डेट डिसाइड किया जाता है। उस डेट पे अगर आपके पास शेयर है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अगर आपको डिविडेंड मिल देना है किसी कंपनी का, तो आपको उसके लिए इन्वेस्टिंग का सोचना चाहिए कि उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी जितने भी बेनिफिट देंगी अपने शेयर होल्डर्स को या अपने ऑनर्स को, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे शेयर होल्डर्स और ऑनर्स दोनों का सेम मतलब है। आपके पास शेयर है तो आपको शेयर होल्डर्स भी कहा जाता है और आपको ऑनर्स भी कहा जाता है कि आप कंपनी के मालिक हो जिन्होंने शेयर्स होल्ड कर रखा है। अब ब्रोकर, जैसे ब्रोकर कौन कौन से हैं आपके पास, जीरोधा, अपस्टॉक, आप अपने अकॉर्डिंग जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो आप अपना ब्रोकर से अकाउंट खुलवा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। वैसे ही मार्केट में कुछ और वर्ड टर्म्स यूज की जाती है। अब जो टर्म्स आने वाली है ये टर्म्स मार्केट में रिपीटेटिवली आपको यूज करना पड़ेगा मार्केट में आगे फ्यूचर में जा करके। तो 2 वर्ड्स और यूज होते हैं मार्केट में। लॉन्ग पोजीशन एंड दूसरा शॉर्ट पोजीशन। अब ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या है, मार्केट में जनरली लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि आप किसी शेयर को बाई कर रहे हो। जनरली हम समझते हैं कि लॉन्ग पोजीशन का मतलब है हम उसको ज़्यादा दिन तक होल्ड करेंगे, पर ऐसा नहीं है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है यहाँ पे कि आप इस शेयर्स को, एक शेयर को या किसी भी चीज़ को
आप बाई करना चाहते हो, शेयर्स को आप बाई करना चाहते हो, उसको कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। एंड सेम चीज अगर आप कहते हो कि मार्केट में मैं शॉर्ट जाना चाहता हूँ, मतलब आप शॉर्ट मतलब ऐसा नहीं कि आप आज ही खरीद के आज ही बेच दे रहे हो, तो आप कह रहे हो कि मैं मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहा हूँ, वो नहीं है शॉर्ट पोजीशन का मतलब। शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि आप उस शेयर को सेल करना चाहते हो। सेल करना कैसे, मतलब जनरली क्या होता है, अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाओ तो पहले आप चीज़ों को खरीदते हो, बाद में ही तो बेचते हो, है ना। कि आप पहले चीज़ों को खरीदो, देन उसके बाद आप उसको बेच सकते हो। कोई चीज़ की आपके पास ऑनरशिप है तभी तो आप उसको बेचोगे ना। सेम चीज़, लेकिन मार्केट में एक रिवर्स सिचुएशन भी आपको दिया जाता है। रिवर्स सिचुएशन क्या, पहले आप चीज़ों को बेच दो, आपने खरीदा नहीं है कि उस चीज़ को, वो चीज़ की ऑनरशिप आपके पास नहीं आई है अभी, आपके पास वो सिक्योरिटी है ही नहीं एक्चुअली में, पर आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को पहले ही सेल कर दे रहे हो। आप उस चीज़ को पहले ही सेल कर दे रहे हो, बाद में क्या करोगे, फ्यूचर में जा करके जब आपको ठीक लगेगा, आपके फेवर में रहेगा सिचुएशन, तो आपको उस शेयर को क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। वैसे लॉन्ग पोजीशन में आपने पहले बाई किया था, देन आफ्टर दैट अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप उस चीज़ को सेल भी करोगे। अगर आपने बाई किया है तो उस चीज़ को बाद में आप सेल करोगे। वैसे यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो बाद में आपको चीज़ों को बाई करना पड़ेगा, जो स्टॉक है उसको बाई करना पड़ेगा। अब ये काम कैसे करता है, रविंद्र सॉरी, एक बार इसको दोबारा एक्सप्लेन करोगे कि पहले सेल कैसे होगा बाय से पहले शॉर्ट पोजीशन को? हाँ जी हाँ जी, मैं कैसे बताता हूँ। लॉन्ग पोजीशन मतलब आप मार्केट में चाहते हो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाई करना चाहता हूँ। लॉन्ग का मतलब ये है, लॉन्ग का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, पहले क्लैरिफिकेशन ये है, ठीक है। आप शेयर्स को बाई करना चाहते हो। शॉर्ट मतलब आप उसको पहले सेल करना चाहते हो। अब आप पहले ये सेल कैसे कर सकते हो जब आपके पास एक्चुअली में शेयर्स है ही नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, तो ये शेयर आपके पास नहीं है, लेकिन ये आपके ब्रोकर के पास शेयर्स है। अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकर डिसाइड करना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था। तो आप जब ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलोगे तो आपके ब्रोकर के पास ना ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के, जितने भी कंपनीज एनएससी या बीएससी में लिस्टेड है, उन सबके कुछ शेयर्स एडवांस में पड़े होते हैं, उन्होंने अपने पास रखा हुआ होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सपोज आप टाटा मोटर्स की बात करो, तो टाटा मोटर्स के आप 10 शेयर्स पहले सेल करना चाहते हो। अब पहले आप सेल क्यों करोगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप सेल करोगे क्यों। क्योंकि आपको लग रहा है टाटा मोटर्स 400 रुपये पे चल रहा है सपोज, और ये यहाँ से नीचे जाएगा। टाटा मोटर्स आपको लगता है कि नीचे जाएगा, 400 से इसका प्राइस 300 तक जाएगा। टाटा मोटर्स में गिरावट होने वाली है, मार्केट फॉल होने वाला है टाटा मोटर्स का। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आप 400 से 300 पे जाने वाला है तो यहाँ पे आप वेट करोगे कि 300 पे जब आएगा तो मैं खरीदूंगा, फिर दोबारा से 400 पे जाने का वेट करूंगा उसको बेचने के लिए। फिर काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। ट्रेडर्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म को, लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म होता है वो हमारा टारगेट नहीं होता है। क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट होता है, आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट होता है बेसिकली। तो अगर 400 से आपको लगता है कि 300 में टाटा मोटर्स जाने वाला है, तो आप वेट नहीं करोगे कि इसको 300 पे आने दो, फिर 300 पे लॉन्ग पोजीशन के अकॉर्डिंग आप खरीदोगे, और बाद में जब दोबारा से वो 400 पे चला जाएगा या उससे ऊपर जाएगा तो आप बेचोगे। तो ऐसा नहीं करना होता है आपको। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पता है कि नीचे जाने वाला है, आप 400 शेयर अभी ही बेच दो, इसी टाइम पे आप इसको बेच दो। आपने अपने ब्रोकर को कहा मेरे लिए टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स, टाटा मोटर्स के 100 क्वांटिटी 400 रुपये पे सेल कर दो। मैं कह रहा हूँ कि सेल कर दो मेरे लिए टाटा मोटर्स 400 रुपये पे 100 क्वांटिटी। तो आपका ब्रोकर आपसे पूछेगा कि आपको मतलब श्योरिटी है कि हाँ कि प्राइस नीचे ही जाएगा। तो आप बोलो कि हाँ, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरे लिए श्योरिटी है कि ये नीचे ही जाएगा। इसलिए ब्रोकर आपसे आकर के पूछेगा नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि हाँ आपको कंफर्मेशन है कि ये 300 पे जाने वाला है, 400 पे आपने बेच दिया, अब 300 पे आएगा या 400 से नीचे आएगा तभी आपका प्रॉफिट होगा एक्चुअली में, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपको क्या होगा कि 400 से ऊपर जाता है तो नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा,
400 से अगर ऊपर जाता है किसी स्टॉक का प्राइस, सपोज 410 चला गया ये, और आप 410 पे जाके बाई कर देते हो, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा? आपने किसी शेयर को 410 पे बाई किया और 400 पे सेल किया, मतलब आपने प्राइस ज्यादा पे किया खरीदने के लिए और बेचने के लिए कम प्राइस आपने चार्ज किया, तो ये सिनेरियो में आपको लॉस होगा। तो जब भी आपको बढ़ने की सिनेरियोज मिलेंगे मार्केट में कि मार्केट बढ़ने वाला है, तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है? उस सिनेरियो में आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है मार्केट में। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो आप अपने ब्रोकर को बोलो कि मेरे टाटा मोटर्स के 100 शेयर बेच दो। मतलब आपके ब्रोकर्स के पास 100 शेयर पड़े हुए हैं आपके लिए, जो आपको देगा, डेफिनेटली देगा। और नहीं भी है तो आप एनएससी या बीएससी के पास जाएगा, अपने नाम पे खरीद करके जाएगा और आपके लिए वो शेयर देगा बेचने के लिए। तो सपोज आपने बेच दिया मतलब शॉर्ट पोजीशन बना लिया आपने एक मार्केट में कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। जब भी आपके सेलिंग प्राइस से मार्केट नीचे जाएगा, तो वहां पे आपको प्रॉफिट शो होगा। तब अगर 400 पे आपने टाटा मोटर्स बेचा था, 400 से 1 रुपए के नीचे आएगा और आप वहीं पे बाई कर देते हो, तो उतना आपका प्रॉफिट होगा वहां पे। तो कुछ अरे एक बार इनको म्यूट करवा दो रविंद्र, एक बार इनको म्यूट करवा दो, विकास उपाध्याय। सर एक बार आप म्यूट कर दोगे वीडियो? हेलो विकास जी। हाँ जी। तो स्टॉक मार्केट आपको एक अद्भुत सा फीचर प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप चीज़ों को खरीदने से पहले ही आप उसको बेच सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास वो सामान होना ही चाहिए पहले बेचने के लिए। तो आपको जरूरी नहीं है बाई करना है पहले फिर सेल करना है, आप पहले सेल कर दो बाद में बाई कर दो। लेकिन ये आपको श्योरिटी देनी पड़ेगी कि आपको बाई करना ही करेगा। अगर आपने नहीं किया तो आप पे चार्जेस लगते जाएंगे, क्योंकि ये बाई एंड सेल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो थोड़े बहुत आपसे ब्रोकर अपना चार्ज भी लेता है। तो जब तक आप उस चीज़ को बेचोगे नहीं, वो आपसे चार्जेस भी चार्ज करेंगे। तो इसलिए आपने जो खरीदा है उसको बेचना भी पड़ेगा, और जो बेचा है आपने उसको खरीदना भी पड़ेगा एट द एंड, एक टाइम पे। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे मतलब आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, तो दिन खत्म होने से पहले 3 बजे से पहले पहले आपने कोई चीज शेयर खरीदे हुए हैं तो उसको आपको बेचना पड़ेगा, या फिर आपने बेचा हुआ है तो उसको खरीदना ही पड़ेगा 3 बजे से पहले पहले, चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर नुकसान, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है। अब ये कुछ टाइमिंग्स आ रही है यहाँ पे। सब क्लियर हुआ कि ये बेच कैसे रहे हैं हम, खरीदने से पहले कैसे बेच पा रहे हैं हम, या कुछ और हाँ थोड़ा और? क्लियर है रविंदर। या ठीक है। तो मार्केट में ना कुछ टाइमिंग्स है यहाँ पे। मार्केट के टाइमिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्चुअली में ये टाइमिंग्स आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कर सको, अदरवाइज इंट्राडे में दिक्कत आ जाती है। 3 टाइमिंग होती है। एक प्री मार्केट सेशन, दूसरा मेन मार्केट का जो सेशन होता है, एंड तीसरा पोस्ट मार्केट सेशन। ठीक है। प्री मार्केट सेशन कब से कब तक होता है? तो प्री मार्केट सेशन आपका सुबह के 9 बजे से लेकर के, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 9 बजे से लेकर के 9:14 तक प्री मार्केट सेशन चलता है। 9:14 59 तक क्या चलता है? प्री मार्केट सेशन चलता है। इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इन टाइमिंग्स को भी, इस 15 मिनट के टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला 9 बजे से लेकर के 9:07 तक। इस 9 बजे से लेकर के 9:07 तक ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। जितने भी ऑर्डर्स आने होते हैं प्री मार्केट में, यानी कि 9 बजे से लेकर मार्केट खुलने से पहले भी कुछ लोग होते हैं जो अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मे भी उन्हें टाइम नहीं मिलता है काम करने के लिए मार्केट में टाइम, उस टाइम पे तो अपना ऑर्डर पहले ही प्लेस कर देते हैं मार्केट खुलने से पहले, और बाकी अपना काम करते रहते हैं।
या फिर और भी कोई रीजन हो सकता है, या फिर उन्हें लगता है कि मार्केट से ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, तो वो अपने बेसिस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर देते हैं 9 बजे ही। तो 9 बजे से लेकर के 9:07 तक सिर्फ मार्केट में ऑर्डर्स आते हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स प्लेस होते हैं 9 बजे से लेकर के 9:07 तक। देन क्या होता है, 9:08 से 9:12 तक तो ये ऑर्डर्स प्लेस हुए थे, इनको मैच किए जाते हैं। मैच किए जाते हैं मतलब अगर मार्केट में कोई बाई का ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो कुछ सेलर्स के भी तो ऑर्डर्स होंगे। अगर कोई आप बाई करना चाहते हो किसी स्टॉक को, अगर वहाँ पे कोई सेलर ही नहीं है तो आप खरीदोगे कहाँ से? अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, बेचने वाला ही नहीं है, तो आपको तो चीज़ मिलेगी नहीं। तो जितने भी बायर्स एंड सेलर्स होते हैं यहाँ पे, इस बीच में जितने भी ऑर्डर्स प्लेस हुए थे, उन सबके ऑर्डर्स आपस में मैच किए जाते हैं। बायर्स एंड सेलर्स के ऑर्डर्स आपस में मैच किए जाते हैं। देन 9:13 से लेकर के 9:13 से लेकर के 9:15 तक मार्केट में कोई हलचल नहीं होती है, बस मार्केट स्टेबल होता है उस टाइम पे। 9 बजे से लेकर के 9:07 तक मार्केट बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मचा रहता है उसमें। हर शेयर का प्राइस ऊपर नीचे। अगर आप निफ्टी सेंसेक्स देखोगे तो कभी 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे, ऐसे मूव करते रहते हैं। वो किस बेसिस पर मूव करते हैं? जब ऑर्डर्स प्लेस होते रहते हैं। फिर उसके बाद इस बीच में एक फिक्स प्राइस डिसाइड हो जाता है कि हाँ, निफ्टी इतने पे ओपन होगा, सेंसेक्स इतने पे ओपन होगा। तो इस बेस में ऑर्डर्स मैच किए जाते हैं। बाकी 2 मिनट मार्केट को शांत करने के लिए लगाया जाता है कि हाँ, 2 मिनट में मार्केट स्टेबल हो जाए। और 9:15 होते ही मार्केट की मेन टाइमिंग स्टार्ट होती है, और ये 9:15 से लेकर के 3:30 तक चलती है। इसमें भी टाइमिंग डिवाइड की गई है इंट्राडे पर्पस के लिए। अगर आप इंट्राडे ऑर्डर्स प्लेस करते हो, इंट्राडे मतलब आप अपने ब्रोकर को कह रहे हो कि मैं आज ही खरीदूंगा और आज ही बेच दूंगा, तो उसके लिए आपके पास टाइम दिया जाता है 3 बजे तक का, कि 9:15 पे आपने जितने भी खरीदे हैं या बेचे हैं शेयर, उनको आप सेटल करो 3 बजे तक। अगर आप 3 बजे तक सेटल नहीं करते हो उनको, सेटल इन द सेंस आप उस चीज़ों को बेचते हो या खरीदते नहीं हो, आपस में सेटल नहीं हो जाते हो, तो आपका ब्रोकर क्या करेगा? आपसे बिना पूछे अपनी मर्जी से उस चीज़ को सेटल कर देगा। क्योंकि ये रूल बनाया गया कि 3 बजे तक आपको इंट्राडे के जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको सेटल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो, आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक सेटल कर देगा आपका, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा हो। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करते हो, इंट्राडे नहीं करते हो, तो आपको टाइम दिया जाता है 3:30 तक का। 3:30 मतलब 3:29 इतने तक का आपको टाइम मिलता है अपने ऑर्डर्स के एग्जीक्यूट करवाने का। जैसे यहाँ पे 30 होगा, मार्केट क्लोज हो जाएगा, मतलब उसके बाद कोई भी प्राइस की मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, जो है वो सेटल हो जाएगा इस टाइम पे। देन होता है उसके बाद पोस्ट मार्केट सेशन। पोस्ट मार्केट सेशन होता है बेसिकली 3:30 से स्टार्ट होता है, और ये 3:30 के बाद का जितना भी टाइम होता है पोस्ट मार्केट सेशन का, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होता है। ये बेसिकली होता है ब्रोकर्स के लिए। ये ब्रोकर्स आपस में सेटलमेंट करते हैं अपने क्लियरिंग हाउसेस से, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पोस्ट मार्केट सेशन को आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी प्री मार्केट सेशन और जो मेन टाइमिंग है मार्केट की, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ट्रेड करने से पहले। तो एज अ बिगनर, हम जैसे कि अभी बिगनर हैं, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेडिंग, अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अभी इनिशियली जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते, 2 बजे के बाद आप कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे मार्केट में। 2 बजे के बाद कोई भी ऑर्डर आप प्लेस नहीं करेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि मार्केट जनरली 2 बजे के बाद बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। यहाँ पे 2 बजे के बाद बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है जो सेटल होने शुरू होती है, क्योंकि इंट्राडे की टाइमिंग है 3 बजे।
तो 3 बजे से पहले पहले बड़े बड़े ऑर्डर्स सेटल होने जाते हैं 2 बजे तक। तो 2 बजे के बाद सिचुएशंस क्या होती है, काफ़ी वॉलेटाइल हो जाती है। तो आपकी एनालिसिस में भी एज अ बिगिनर आपकी एनालिसिस गलत प्रूव हो सकती है उस टाइम पे। तो फॉर द टाइम बिंग आप इग्नोर करोगे 2 बजे के बाद ऑर्डर्स प्लेस करना। जब भी आप ट्रेड करने जाओगे आप वॉच को देखोगे और 2 बजे के बाद कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे। ये मार्केट की कुछ टाइमिंग्स थी, प्री मार्केट सेशन और मेन मार्केट सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्री मार्केट 9 बजे से लेकर के 9 बजे के 15 मिनट तक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप चाहो तो ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि आप हाँ अगर मार्केट खुलने से पहले आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप अवॉइड करोगे। और बेसिकली इंट्राडे पर्पस के लिए आप प्री मार्केट में ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे अभी, जब तक आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है। प्री मार्केट में आप ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे। प्री मार्केट में भी ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे, 2 बजे के बाद भी आप ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अभी स्टार्टिंग में, जब तक आपके पास इनफ एक्सपीरियंस ना आ जाए कि हाँ आप इन सिचुएशंस में भी हैंडल कर सको। दूसरा, एक और चीज़ आपको न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में अवॉइड करना है अभी ट्रेडिंग करना। इनिशियली जैसे अभी इस वीक में ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे बेसिक्स जो है पता चलने शुरू हो जाएंगी, तो आप मार्केट में बैठना शुरू कर दोगे, एनालाइज करना शुरू कर दोगे कि मार्केट में एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो आपको डेली न्यूज़ देखना है। जिस भी स्टॉक को आप चूज कर रहे हो आप उस स्टॉक में जाओ, उससे रिलेटेड पहले न्यूज़ सर्च करो कि उससे रिलेटेड रिसेंट में कोई न्यूज़ है क्या, और उस दिन पे अगर कोई न्यूज़ आई है तो आप उस स्टॉक में अवॉइड करोगे ट्रेड करना, क्योंकि न्यूज़ बेस में मार्केट कुछ अलग ही मूव करता है, वहाँ पे एनालिसिस जनरली काम नहीं करती है। तो न्यूज़ बेस में भी आप अवॉइड करोगे ट्रेड करना। तो ये 2-3 चीज़ें जहाँ पे आपको अवॉइड करनी है ट्रेड करने के लिए। प्री मार्केट सेशन में 2 बजे के बाद ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, न्यूज़ बेस में आपको अवॉइड करना है। ठीक है। मार्केट में बहुत कॉमन वर्ड यूज होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कि आपको आपका अकाउंट खाली होने से बचाएगा। सपोज आपने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये डाल करके स्टार्ट किया और जो अभी टर्म सीखने जा रहे हैं इस टर्म के बारे में आपको नहीं पता ना, तो ये 10,000 विद इन कुछ सेकंड में जीरो हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। विद इन कुछ सेकंड की बात होती है और आपका पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा और आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कैसे हुआ है। बहुत अच्छे से देखिएगा इस चीज़ को कि मार्केट में ये वर्ड यूज होता है स्टॉप लॉस, जिसको शॉर्ट में एसएल भी कहते हैं। अगर बिना आप एसएल के ट्रेड करने जा रहे हो, ट्रेड या फिर इन्वेस्टिंग ही अगर आप कर रहे हो किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म में, तो आपको एक पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस क्या है? आपके लॉसेस को रोकना। आपके लॉसेस को रोकने में हेल्प करता है ये स्टॉप लॉस। अब क्या है ये? सपोज आपने 100 रुपीज़ पे कोई शेयर बाई किया, 100 रुपीज़ पे आप कोई शेयर बाई करना चाहते हो, आपको लगता है कि ये शेयर अप जाएगा। मान लो कि 120 तक जाने की आपको इसकी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ 120 जब ये मूव करेगा अपवर्ड में तो आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे। बट क्या अगर ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी एनालिसिस गलत हो जाए? क्योंकि है तो इंसान ही, हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या जरूरी थोड़ी ना 100% ऑफ द टाइम हम सही ही होंगे अपनी एनालिसिस में? कभी ना कभी हम गलत भी प्रूव होते हैं। तो आपको डर है कि ये 190 पे चला जाएगा। अगर आप गलत प्रूव हुए अपने एनालिसिस में, आप एनालिसिस कर रहे हो इसका मतलब क्या? आप फ्यूचर की प्राइस की मूवमेंट प्रेडिक्ट कर रहे हो कि आज 100 रुपये का है, अभी 9:15 पे 100 रुपये का है, अगले आधे घंटे में या 3 बजे से पहले पहले ये 120 पे चला जाएगा। ये आपकी प्रेडिक्शन है, एक्चुअली में आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो उस स्टॉक का। लेकिन हो सकता है कि आपने जो फ्यूचर प्रेडिक्ट किया वो गलत है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना है आपका। और वो आपका स्टॉप लॉस कैसे होगा? वो हर पैटर्न के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपने
में क्या एनालिसिस करी है, उसके बेस पे आपका स्टॉप लॉस क्या है वो डिपेंड करता है उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो आपका एक स्टॉप लॉस प्री डिसाइडेड होना चाहिए मार्केट में एंटर होने से पहले। जिस टाइम पे आपने स्टॉक बाई किया था 100 रुपये का, जिस टाइम पे आपने 100 रुपये का बाई किया था, इसको बाई करने के टाइम पे ही आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। ऐसा नहीं कि आपने 100 रुपये का बाई कर दिया और बाद में स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहे हो कि हाँ 190 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बाई करने से पहले आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। भले ही आप अपना टारगेट भूल जाओ कि आपको कितने का प्रॉफिट बुक करना है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस याद रखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो तो आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करोगे। ये भी एक वार्निंग है कि बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में आप ट्रेड करने नहीं जाओगे, अदरवाइज आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मार्केट में जब पैसे जाने शुरू होते हैं तो एक्चुअली में आपको पता नहीं चलेगा कि कब पैसे चले गए। आने में तो टाइम लगते हैं, जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ 1000 आए, 1500 आए, 5000 आए, लेकिन जब जाएंगे तो एक झटके में 10,000 चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। कुछ सेकंड का काम होता है, क्योंकि हम आगे जाकर के ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले हैं। स्टॉक्स में तो करेंगे ही करेंगे, अगर आप चाहो तो स्टॉक्स में भी कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे जैसे आप क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो आप स्टॉक्स में प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में हम ऑप्शंस में ट्रेड करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो आपका अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और पता नहीं चलेगा बिना स्टॉप लॉस के। तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपको स्टॉप लॉस डिसाइडेड होना चाहिए आपका, और वो स्टॉप लॉस सिस्टम में प्लेस होना चाहिए। आपका ब्रोकर आपको ऐसी ऑप्शन देता है कि आप स्टॉप लॉस क्या करो, पहले आप डिसाइड कर लो, लेकिन आप लगाओ नहीं। आप सिर्फ बाई कर लो, अपने माइंड में स्टॉप लॉस रखो, ठीक है, और कुछ मत करो। अगर आप आएगा तो उस टाइम पे अपने मैनुअली अपना लॉस बुक करो, जो कि नहीं करना है आपको। मैनुअली लॉस बुक करने में हम घबराते हैं, तो हम रुक जाते हैं, और जब हम रुक जाते हैं तो हमारा लॉस और बढ़ जाता है। इसलिए हमें सिस्टम एक्सेल पे काम करना है। आपका ब्रोकर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप 100 रुपये अगर बाई कर रहे हो तो उसी ऑर्डर में स्टॉप लॉस भी प्लेस कर दो 190 रुपये का, कि अगर ये 100 रुपये से 190 रुपये पे आ जाता है तो ये अपने आप आपका ट्रेड खत्म कर देगा, एग्जिट कर देगा, वहाँ से आपका लॉस बुक कर देगा। क्यों लॉस बुक कर देगा? क्योंकि आपने अपने ब्रोकर को बोलेगा कि 190 से अगर नीचे जाता है तो मेरी प्रोबेबिलिटी है कि बहुत नीचे चला जाएगा। मान लो 150 चला जाएगा, 100 रुपये पे चला जाएगा, तो आपका और नुकसान होने की पॉसिबिलिटी थी। तो आपने ब्रोकर को बोल दिया कि मेरे बिहाफ पे ऑटोमेटिक सेल कर देना जब 190 पे आ जाए, 100 रुपये, सॉरी 90 रुपीज़ पे, सॉरी एग्जाम्पल गलत है क्या था। आपने अपने ब्रोकर को बोल दिया कि 90 रुपीज़ पे इसको सेल कर दो, ठीक है, ताकि आपका लॉस कम हो जाए। वही फैसिलिटी आपको एक और वर्ड यूज करने की मिलती है मार्केट में, यह है आपका स्टॉप लॉस, जो कि आपकी लॉसेस को रोकता है। ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस का मतलब होता है लॉसेस को रोकना, और ये आपको हर ऑर्डर से पहले आपका पता होना चाहिए आपको कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड करने नहीं जाओगे मार्केट में। दूसरा, मार्केट में एक टर्म यूज किया जाता है, टारगेट। ये भी सम काइंड ऑफ स्टॉप लॉस की तरह ही है, बट ये आपके स्टॉप लॉस को नहीं रोकता है, ये आपके प्रॉफिट को रोकता है। प्रॉफिट को रोकना, ये तो फिर एक तरह से नेगेटिव साउंड करता है कि आपके प्रॉफिट को रोक देगा, ये प्रॉफिट को कम कर देगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जब भी आप एंट्री करने जाओगे, कोई भी स्टॉक 100 रुपीज़ का बाई करते हो, 100 रुपीज़ का कोई भी स्टॉक आपने बाई किया, तो आपने एक स्टॉप लॉस प्लेस किया था 90 रुपीज़ पे। ये 90 रुपीज़ पे मे भी नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा तो मेरा लॉस बुक कर देना, क्योंकि अगर 90 पे जाता है तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से और भी नीचे चला जाएगा 50 अराउंड में। वहीं पे आपको एक टारगेट भी सेट करने का मौका मिलता है अपने ब्रोकर के पास, कि आप पहले ही अपना एक टारगेट लगा दो 120 रुपये का, कि आपको प्रोबेबिलिटी है कि 120 रुपये पे शेयर चला जाएगा, कि मे भी ये 120 रुपये तक जा सकता है। तो आपने एक टारगेट लगा दिया कि 120 रुपये पे जैसे ही आएगा मेरा एग्जिट कर दो, मतलब 20 रुपये का आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अब आप सोचेंगे क्या अगर यहाँ से ऊपर बढ़ जाएगा तो फिर तो उतना प्रॉफिट मेरा छूट जाएगा।
सपोज ये 120 पे आपका आया, आपका 120 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट खत्म कर दिया, 20 रुपए का आपका प्रॉफिट बुक कर दिया, और 120 से 130 पे चला गया, तो 10 रुपए का आपका यहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया। अगर आपने टारगेट नहीं लगाया होता 120 का, तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होता, जो कि लॉजिकल भी है। बट ये 130 जाने की बजाय ऐसा भी तो हो सकता है कि 120 घूम करके वापस से 100 रुपीज पे आ जाए। तो आपने अगर ये 120 वाला प्लेस नहीं किया होता और आप सिस्टम के सामने नहीं बैठे हुए होते, ये एक्चुअली में टारगेट वाला सीन कब होता है, कब लगाना होता है आपको, जब आप सिस्टम के सामने नहीं बैठे हो या बैठना नहीं चाहते, आपने ट्रेड ले लिया, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा टारगेट आ जाएगा इजीली, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं टारगेट लगा करके छोड़ देता हूँ, और मार्केट से आप उठ गए। क्या होगा एट द एंड, या तो आपका टारगेट आएगा या आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। यही दो सिनेरियोज बनेंगे यहाँ पे। तो आपको लगता है, आपको श्योरिटी आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि 120 आएगा, तो आपने टारगेट लगा दिया, इस 120 पे आया, आपका टारगेट अचीव हो गया, अब ये 100 पे वापस आ गया घूम के। तो अगर आप सिस्टम के सामने नहीं बैठे होते तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा था 120 पे, बट एक्चुअली में आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। क्यों? क्योंकि ये घूम के वापस से 100 रुपये पे आ गए जब आप वापस से स्क्रीन पे देखने आते हो। इसीलिए आपको टारगेट भी लगाना होता है और एसएल भी लगाना होता है अपना। एसएल मतलब स्टॉप लॉस। तो ये दोनों ही एक तरह से आपके फेवर में ही काम करते हैं। प्रॉफिट भी, प्रॉफिट को कम करने के लिए टारगेट, एंड दूसरा आपके लॉसेस को कम करने के लिए आपका स्टॉप लॉस। तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए ट्रेड में एंटर होने से पहले कि आपका टारगेट क्या होगा ना आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो कि मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के जो 4 टर्म्स हमने देखे थे, 4 टर्म्स कौन से? शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ये आपको आगे चल के लाइफ लॉन्ग यूज करना है। जब तक आप ट्रेडिंग करोगे मार्केट में, तब तक आपको ये चीजें, ये 4 वर्ड आपको यूज करना ही करना है। अब ये 4 वर्ड आपको यूज कहाँ पे करने को मिलेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये एक साइट है जहाँ पे चार्ट शो करते हैं, यहाँ पे चार्ट शो होते हैं। मार्केट में कुछ ऐसे चार्ट्स बनते हैं, इन चार्ट्स में कैसे हम एनालिसिस करते हैं आगे जा करके हम देखेंगे। इन चार्ट्स को देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली गूगल पे जा करके एक ट्रेडिंग व्यू सर्च कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप गूगल पे सिंपली जा करके चार्ट्स हर रोज लाइव देख सकते हो। गूगल पे जाना है आपको, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू टाइप करना है, ट्रेडिंग व्यू टाइप करना है, आपको कुछ ऐसा विंडो शो होगा। पहला जो ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, और इस पे चार्ट सेक्शन में जाना है आपको। यहाँ पे चार्ट सेक्शन में जाना है, यहाँ पे चार्ट सेक्शन में जाने के बाद उसके बाद अगर आप न्यू लॉगिन करोगे तो आपसे कुछ लॉगिन करवाएगा आपसे, अपने ईमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो किसी भी स्टॉक को। सपोज मैं टाटा मोटर्स देखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, टाटा मोटर्स पे यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड बटन पे, यहाँ पे क्लिक किया, मेरे यहाँ पे टाटा मोटर्स सबसे नीचे ऐड हो गया। मैं टाटा मोटर्स का ही क्लिक करूँगा और इसको ओपन कर लूँगा, तो ये मेरा चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये चारों चीजें यूज करने को मिलेंगी, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। ये जो 2 टर्म्स हमने डिस्कस किए थे, ये मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे कि लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हो आप मार्केट में, या शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हो। वैसे आप अपने ब्रोकर अकाउंट पे खोलोगे तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी देखने को मिलेगा, और टारगेट भी, कि आप स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहते हो, टारगेट क्या लगाना चाहते हो। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी। अब एक्चुअली में स्टॉप लॉस लगता कहाँ पे और टारगेट कहाँ पे लगता है, तो एक छोटे से ड्राइंग के साथ समझ लेते हैं। रविंदर, हाँ हेलो।
मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ यार, इस टॉपिक को हम आगे कल कंटिन्यू करें क्योंकि ऑलमोस्ट घंटे से ऊपर हो चुका है, फिर बाकी भी हमारे things हाँ जी हैं। हाँ जी, बस 2 मिनट दे दो, मैं इसको खत्म करता हूँ, है ना। ठीक है, थैंक यू। तो ये स्टॉप लॉस और टारगेट आपके लिए क्या कैसे काम करता है। सपोज ये आप यहाँ पे बाई कर रहे हो स्टॉक को, बाई मतलब लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेने जा रहे हो मार्केट में। सपोज ये 10 रुपये का कोई स्टॉक प्राइस चल रहा है और आप 10 रुपये पे बाई करते हो, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें प्लेस करनी है, एक स्टॉप लॉस और दूसरा टारगेट। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमेशा आपके बाइंग प्राइस से नीचे होगा, आपके बाइंग प्राइस से नीचे होगा। सपोज 8 रुपीज़ पे आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, और वैसे ही आपका टारगेट कहाँ होगा, आपके बाइंग प्राइस से ऊपर, सपोज 12 रुपये। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये आपका टारगेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस आप कहाँ प्लेस करोगे, अपने बाइंग प्राइस से नीचे, और आपका टारगेट क्या होगा, बाइंग प्राइस से ऊपर। सेम सिनेरियो सेलिंग के केस में। वो जब मार्केट में शॉर्ट हो, मार्केट में शॉर्ट हो मतलब आप एक शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हो, मतलब आप किसी शेयर को सेल करना चाहते हो। मान लो 15 रुपये पे शेयर है, आप इसको सेल करना चाहते हो, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आप जिस प्राइस पे सेल किया आपने उससे ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। मान लो 17 रुपीज़ पे, तो आपका टारगेट क्या हो जाएगा, इस 50 आपकी सेलिंग प्राइस से नीचे, यानी कि सपोज 10 रुपीज़ पे, मतलब आपने 15 रुपीज़ पे किसी शेयर को सेल किया, आपका स्टॉप लॉस है 17 रुपीज़ पे और आपका टारगेट है 10 रुपीज़ पे। बाकी एक बार इस सिनेरियो को अगर समझ नहीं आता है तो इसको एनालाइज करना आप, बाकी अगर कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, बाकी मैं फर्दर डिस्क्राइब कर दूँगा, बाकी कल डिस्कस करते हैं सेम। तो आज के लिए बेसिक बेसिक टर्म्स थी, आगे जा करके हम कल से स्टार्ट करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, आगे उसके फर्दर यूटिलाइजेशन कैसे होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बेसिक सी चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो कि एनालिसिस करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं सेशन। कल सेम 4:30 सबके लिए ठीक है, एक बार कंफर्म कर दीजिए 4:30 सबके लिए टाइमिंग सही है। हाँ मेरे लिए ठीक है। ठीक है सर, यहीं पे वाइंड अप करते हैं 4:30 ठीक है सभी के लिए। कल 4:30 पे स्टार्ट करेंगे, सेम लिंक से आप मिल जाना सारे। थैंक यू। थैंक यू।